वेलकम टू MRS क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है जियोग्राफी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो जियोग्राफी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जियोग्राफी का जो फादर है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है PCS 2015 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और जितने भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फादर कौन है, किसने उसको डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो जो जियोग्राफी है इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। इस वजह से इसके अध्ययन को व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए इसे कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका पहला इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या है। जो इसका पहला इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके आधार पर ही किसी भी देश का जो कृषि का विकास है, आर्थिक विकास है और किस प्रकार वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और उनका विनिर्माण क्षेत्र किस प्रकार का होगा, उसमें प्राथमिक सेक्टर की वरीयता होगी या द्वितीयक सेक्टर की, वो सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है यानी जो आधारभूत संरचना का विकास है वो भी जलवायु पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि आप जलवायु को इग्नोर करते हुए किसी भी क्षेत्र का जो है आधारभूत संरचना का विकास करते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार की जो कैलेमिटीज़ है, आपदाएं हैं, वो उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण व्यापक मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है, परिवहन और संचार व्यवस्था खराब हो सकती है। तो इसलिए जो है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की रणनीति को बनाने समय जलवायु को इम्पोर्टेंस देना आवश्यक है और इसको ध्यान में रख कर ही जो विकास की पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन किया गया है जियोग्राफी का वो है आपका भू आकृतिक विज्ञान यानी मार्फोलॉजी। तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि किसी भी देश या महाद्वीप में किस प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान और किस प्रकार के भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं और इन भौगोलिक स्वरूपों अर्थात उच्चावचों का निर्माण किस प्रकार के बल से, किस प्रकार के प्रोसेस से हुआ है और उनका आर्थिक रूप से क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे भूआकृतिक विज्ञान में। अगला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका वो है समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि महासागर के अंदर जो है किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और उनका आर्थिक रूप से क्या महत्व है, किस प्रकार वो खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए समन्वित और एकीकृत विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे ये समुद्र विज्ञान में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण किस प्रकार का है, वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र है या वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया या शीतोष्ण वन हो गया या फिर घास के मैदान, चाहे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो, टुंड्रा वनस्पति हो या टैगा वनस्पति हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। अगला देखते हैं, अगला जो आपका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा वो होगा आपका मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इस बात पर स्टडी करेंगे कि किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है और उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, किन चीज़ों की जो है कृषि करना वहाँ पर सही रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम मृदा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होगा वो है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र में नदी, झील, जल संधियाँ, बंदरगाह, ठीक है, और जो भी धात्विक या अधात्विक खनिज पाए जाते हैं उन सारी चीज़ों की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे और इसके आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि कौन सा शहर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और आने वाले समय में किस प्रकार के विकास को वो लेकर के चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रादेशिक भूगोल से निर्धारित होती हैं। इसका जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है वो ये है कि प्रादेशिक भूगोल के आधार पर ही आप लोकेशन को क्लियर कर पाते हैं। सपोज जैसे हमने कह दिया कि चिली के सैंटियागो में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो अब आपको चिली में सैंटियागो किस स्थान पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे हमने कह दिया कि सुएज नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है और एशिया और अफ्रीका का लगभग 80 से 90% व्यापार इस नहर से होकर के जाता है। यह जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप सुएज नहर की लोकेशन को देख पा रहे हैं। और जैसे बात करें हम पनामा कैनाल की, पनामा नहर, तो इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रादेशिक भूगोल में क्लियर होंगी और लोकेशन आपके दिमाग में सेट हो जाने के कारण इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी उसको आप आसानी से मेमोराइज कर सकेंगे। तो आज हम लोग जो है अपना जो पहला क्लासिफिकेशन था यानी जलवायु विज्ञान, यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जलवायु क्या होती है, तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का अपना पहला चैप्टर जलवायु विज्ञान स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जलवायु कहते किसे हैं। व्हाट इज़ द क्लाइमेट। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान, वर्षा और आर्द्रता, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि का अध्ययन जो है जलवायु कहलाता है।
जलवायु का मतलब क्या समझा यहाँ आपने, यानी जो नॉर्मल मौसम हम लोग देखते हैं, इस मौसम का दीर्घकालीन स्वरूप। दीर्घकालीन स्वरूप ही जलवायु होता है। तो जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो तापमान होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो जलवायु को डिटरमाइन करता है वो है आपका तापमान। तापमान को हम जो है सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तापमान को देख नहीं सकते हैं। तो इसको हम महसूस किसके आधार पर करते हैं, ऊष्मा के आधार पर। तो किसी भी वस्तु में जितनी अधिक ऊष्मा होगी उतना ही अधिक तापमान होगा। तो सिंपली वी कैन से दैट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू हीट। एनी बॉडी विच हैज हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट दैट विल डिटरमाइन इट्स ओन टेम्परेचर। तो ये एक इक्वेशन है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी हीट का तापमान से डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखते हैं तापमान कैसे निर्धारित होगा। किसी भी स्थान पर तापमान का निर्धारण जो है वो उस स्थान के आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी किसी भी स्थान का जो तापमान है वह उस स्थान के इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण पर निर्धारित होता है। और ये आपतन कोण क्या होता है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है सूर्य है। तो धरातल के किसी भी सतह पर मान लीजिए जैसे ये है, सूर्य से आने वाली विकिरणों के मध्य जो भी कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे हम लोग, आपतन कोण क्या है, धरातल के किसी भी सतह पर सौर विकिरण के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए जो आपतन कोण की सर्वाधिक वैल्यू है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए आपतन कोण का जो सर्वाधिक मान होता है वो विषुवत रेखा पर पाया जाता है। यही कारण है कि वर्ष भर विषुवत रेखा पर पूरे विश्व में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यानी ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं 0 से लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, जिसका कारण है कि यहाँ पर आपतन कोण सर्वाधिक रहता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर नॉर्थ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो आपतन कोण में क्रमशः कमी आती जाती है। तो यही कारण है कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो तापमान कम होने लगता है और इन क्षेत्रों के कंपैरिजन में यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपतन कोण था वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक रहता है और इससे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाने पर क्रमशः कम होता जाता है। और एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा वैसे वैसे उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा, वनस्पतियों की मात्रा, जीव जंतुओं की संख्या और जैव विविधता में भी कमी आती जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए दो ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। एक है आपका तापमान, दूसरा है आपका आर्द्रता। इनमें से कोई भी कम होता है तो उसी हिसाब से जो है उस स्थान का वेजिटेशन डिटरमाइन होता है और उस क्षेत्र की जो बायोडायवर्सिटी है वो कम होती जाती है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि ध्रुवों पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में तापमान कम क्यों होता है। अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जलवायु को प्रभावित करने के लिए वो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या है? तो देखिए आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमें कि वायु में जितने भी अमाउंट में जलवाष्प पाया जाता है उसे ही उसकी आर्द्रता कहते हैं। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर सापेक्षतया अधिक आर्द्रता पाई जाती है, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और जिस क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता दोनों की मात्रा अधिक रहती है उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। यही कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है पृथ्वी के अन्य किसी भी क्षेत्र की तुलना में। इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा देखी जाती है, जिसका कारण है तापमान का अधिक होना और दूसरा आर्द्रता का अधिक होना। अब आर्द्रता को बेसिकली 3 प्रकार की आर्द्रता होती हैं, इन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है समझते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु की कुल मात्रा। यानी जो निरपेक्ष आर्द्रता है ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है।
हमें इतना समझना है कि वायु में कितनी नमी है और वायु की कुल मात्रा कितनी है, उसे ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। सपोज वायु की कुल मात्रा जो है 5 किलोग्राम है और वायु में उपस्थित नमी की मात्रा जो है वो 2 किलोग्राम है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जो है निरपेक्ष आर्द्रता निकालनी है, वो कैसे होगी? देखिए, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि आर्द्रता जो है एक मात्रक विहीन राशि है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम होता है, लेकिन आर्द्रता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। रीजन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, क्योंकि दोनों ही सेम क्वांटिटी के हैं, इसलिए दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर आर्द्रता कितनी हो जाएगी? 5 4 जा 20, यानी 0.4 ऑलमोस्ट जो होगी वो इसकी निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। काफ़ी सिंपल है ये, एक बार आप लोग ध्यान रख लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। जितनी भी वायु है उसमें नमी की मात्रा को ऊपर रख दीजिए, इस प्रकार से आपको जो है निरपेक्ष आर्द्रता प्राप्त हो जाएगी। तो वही चीज़ जो अभी आप लोग को मैंने समझाया कि ये मात्रक विहीन राशि है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि आर्द्रता किस प्रकार की राशि है, तो आर्द्रता एक मात्रक विहीन राशि है। चलिए इसके दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो विशिष्ट आर्द्रता है इसमें और निरपेक्ष आर्द्रता में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, यानी दोनों की डिफिनीशन वही है जो हमने वहाँ पर देखा था। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपान वायु की कुल मात्रा है। तो वही चीज़ जो यहाँ हमने देखा था वही फार्मूला यहाँ पर भी होगा, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होगा। वहाँ पर हम निरपेक्ष आर्द्रता के केस में हम वायु की कोई भी मात्रा ले सकते थे, जैसे 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता अगर हमें किसी भी क्षेत्र की निकालनी है तो हमें वायु की कुल मात्रा 1 किलोग्राम ही लेनी होगी। यहाँ पर वायु की कुल मात्रा को 1 किलोग्राम में फिक्स कर दिया गया है, इसीलिए इसको जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष द्रव्यमान 1 किलोग्राम का चयन हम लोगों ने कर लिया है, बाकी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए, जो आर्द्रता का तीसरा प्रकार है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे क्लाइमेटोलॉजी में, पूरे जलवायु विज्ञान में इसी आर्द्रता के आधार पर निर्धारित होगा कि किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी। तो जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार है आर्द्रता का, वो है आपका सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है ये हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड एज द परसेंटेज फॉर्म।
तो सापेक्षिक आर्द्रता को हम परसेंटेज में डिवाइड करते हैं और सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका एक फार्मूला होता है और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु के द्वारा कुल जलवायु ग्रहण करने की क्षमता। इंटू 100, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि इसको हमेशा जो है प्रतिशत में डिनोट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पीसीएस में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस गायब कर देगा और आपसे कहेगा कि इसको फिल कीजिए, 4 ऑप्शन दे करके यहाँ पर आपसे फिल करवाएगा, या फिर यहाँ ऊपर पूरा दे दे और नीचे कोई जो है लाइन मिस कर दे और आपको उसको जो है सही ऑप्शन के थ्रू फिल करना होता है। अब मान लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मान लीजिए किसी वायु में जलवाष्प की कुल मात्रा 500 ग्राम है और उसके द्वारा कुल ग्रहण की जाने वाली क्षमता जो है वो 2000 ग्राम है। तो यूनिट तो यहाँ भी नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्द्रता का कोई भी प्रकार हो उसमें यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यह एक मात्रक विहीन राशि है। अब देखिए यहाँ पर भी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, यानी 25%। तो उस समय पर, उस तापमान पर उस वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी कितनी हो जाएगी? 25%। अब देखिए वर्षा कब होगी? जब तक किसी भी वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% नहीं हो जाएगी तब तक वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25% है, तो आर्द्रता का 100% होना आवश्यक है। जैसे ही ये 100% हो जाएगी वैसे ही वर्षा की मात्रा शुरू हो जाएगी। अब देखिए जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो आपकी जो है धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। यानी कि मान लीजिए सरफेस पर 25 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर गति करती है तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है। क्यों वृद्धि होने लगती है? क्योंकि इसके द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती जाती है, क्योंकि तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। तो आज बेसिकली हमने 2 चीज़ें ध्यान दी, एक है आपका तापमान और दूसरा है आपका आर्द्रता। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आप लोगों से मिलेंगे तो हम लोग अपना तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है वायुमंडलीय परिसंचरण यानी एटमॉस्फेरिक सर्कमलोकेशन। तो इसके आधार पर हम ये जान लेंगे कि वायु किस प्रकार की गति करती है। वायु में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं
और इसके आधार पर ही व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने और जो भी सेल्स बनती हैं वो सारी चीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।